1 मीटर इक्वल टू कितना आता है 100 सेंटीमीटर। करेक्ट दोस्तों, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। एंड सी यानी कि 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 10⁹, ये तो पता ही होगा 1 कूलम इक्वल टू एम। करेक्ट, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एफ एम है एंड यहाँ पे एफ नॉट है। करेक्ट, एंड इधर तो सेम हो जाएगा Q1 इंटू Q2 एंड बाई में आर का स्क्वायर। देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या, ये Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर एंड Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर तो कट गया। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का कूलाम्ब लॉ। क्या है कूलाम्ब लॉ, यानी कि इसे अंग्रेजी में कहते हैं कूलाम्ब लॉ एंड हिंदी में कहते हैं कूलाम्ब का नियम। करेक्ट दोस्तों, हिंदी में क्या कहते हैं कूलाम्ब का नियम। देखिए दोस्तों, अब कूलाम्ब के नियम में क्या रोल होता है जो कि एग्जाम में इतना बार पूछा जाता है। दोस्तों देख सकते हैं कूलाम्ब के नियम में जो पहला नंबर में आता है उसका आता है यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक। करेक्ट दोस्तों, यूनिवर्सल, इसका पहले हम लोग यूनिवर्सल देखेंगे कि क्या इसका रोल होता है। करेक्ट, देख सकते हैं इसमें यहाँ मास यानी कि मास नंबर 1 और मास नंबर 2 देख सकते हैं इसके बीच में r दूरी पे रहता है। क्या रहता है मास नंबर 1 एंड मास नंबर 2। जब यह फोर्स जब लगाता है तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी कि मास नंबर 1 एंड मास नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है फोर्स का प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। एंड जब F प्रोपोर्शनल ये एक होता है पहला नंबर एंड दूसरा नंबर में क्या होता है ये भी होता है दोस्तों। क्या है ये F प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है m1 यानी कि मास नंबर 1 एंड मास नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन एंड क्या r का नॉट प्रोपोर्शनल यानी कि r का स्क्वायर का नॉट प्रोपोर्शनल होता है f। करेक्ट दोस्तों, जब हम इन दोनों को इसे कहेंगे इक्वेशन 1 एंड इसे कहेंगे इक्वेशन 2। करेक्ट, जब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखा जाता है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम एक साथ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा f लेफ्ट साइड में तो f ही हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू, इसे एक साथ लिखिए तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 एंड नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा r का स्क्वायर। करेक्ट, ये निकल के आया हमारा f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। करेक्ट, जब f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर आया तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 बाई में r का स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे f इक्वल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर तो आएगा ही, लेकिन जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल जब हटता है तो फिर यहाँ क्या लिखा जाता है k, यानी कि उसे कांस्टेंट के रूप में लिखा जाता है दोस्तों। करेक्ट, अब देख सकते हैं f इक्वल टू क्या हो गया k इंटू m1 इंटू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया असली फॉर्म में। करेक्ट, अब देख सकते हैं ये तो हमने यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक किया। अब मेन टॉपिक में आते हैं यानी कि कूलाम्ब का लॉ में। अब क्या है कूलाम्ब का नियम। करेक्ट, अब देख सकते हैं क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा Q1 आवेश, क्या आवेश Q1 आवेश एंड ये रहा Q2 आवेश। करेक्ट, एंड दोनों के बीच में क्या दूरी है, दोनों के बीच में r दूरी है। ये r दूरी पर Q1 आवेश एंड Q2 आवेश को रखा गया है। करेक्ट, इन दोनों में F यानी कि फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अभी जस्ट बताया फोर्स इक्वल टू होता है क्या होता है बताइए। सबसे पहले यहाँ पे फोर्स का समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल बताइए क्या होता है, तब जाकर फोर्स इक्वल टू में समझ में आएगा आपको। यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 इंटू Q2। करेक्ट, ये रहा पहला यानी कि इक्वेशन 1 एंड और एक क्या होता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू ये r का स्क्वायर का डिवाइड में, यानी कि फोर्स नॉट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर। करेक्ट,
इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से अब इन दोनों को साथ में लिखिए तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा R का स्क्वायर, करेक्ट। अब जब हम इसे F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर हुआ तो F इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाने पर यहाँ पे K यानी कि K कांस्टेंट, इसे K को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं दोस्तों, यानी कि नियतांक। ये नियतांक है, कांस्टेंट, करेक्ट। ये क्या है, कांस्टेंट है। के प्रोपोर्शनल हटने पर किया जाता है एंड इसे लिखिए अब Q1 इंटू Q2 एंड बाई में क्या, R का स्क्वायर। ये रहा हमारा असली फॉर्म में, करेक्ट। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे के हमारा क्या, के हमारा क्या है, पहला नंबर में के क्या है, नियतांक है यानी कि कांस्टेंट है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं के दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा बताइए, पहला नंबर में तो ये कांस्टेंट है एंड दूसरा नंबर में ये के निर्भर करता है, यानी कि के किस पर निर्भर करता है, के निर्भर करता है के किस पर निर्भर करता है, पहला नंबर में मात्रक यानी कि ये यूनिट पर निर्भर करता है एंड दूसरा नंबर में किस पे, माध्यम पे निर्भर करता है, करेक्ट। दूसरा नंबर पे माध्यम में ये निर्भर करता है। अब देख सकते हैं इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है बताइए, यानी कि के का मात्रक, के का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों बताइए, के का एसआई यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ये एप्सिलॉन नॉट समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। 1/4 पाई तो देखा दुखा लग रहा है, लेकिन ये एप्सिलॉन आपको नया लग रहा होगा, तो फिर बता देते हैं ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि ये हवा में, निर्वात मतलब हवा, हवा की क्या है, विद्युतशीलता, हवा की विद्युतशीलता है दोस्तों, करेक्ट। ये जो मैंने आपको जो एसआई यूनिट बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसका एसआई यूनिट है बताइए, ये पाई है दोस्तों, पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसका एसआई यूनिट है, के का एसआई यूनिट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं के का एसआई यूनिट, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए अच्छी तरह से लिख देता हूँ, के का एसआई यूनिट है ये, करेक्ट। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूँगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई कितना होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3.14 होता है, इंटू में देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है बताइए। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है, 8.85 इंटू 10 का पावर -12, करेक्ट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है यही इसका वैल्यू होता है ये। तो फिर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान बैठा देंगे, यानी कि ये लिख देंगे क्या है, 8.85 इंटू क्या है 10 का पावर -12, करेक्ट। ये आ गया। अब देखते हैं इतना बड़ा तो कोई याद करने तो सकेगा नहीं, इसीलिए इसको यदि हम सॉल्व अच्छी तरह से कर लेंगे तो फिर ये क्या निकल के आ जाएगा, 9 इंटू 10 का पावर 9। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, ये 9 इंटू 10 का पावर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या आता है, 9 इंटू 10 का पावर 9, करेक्ट। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये किसका मात्रक होता है, के का मात्रक होता है, यानी कि के इक्वल टू यानी कि कांस्टेंट, के इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर भी लिख दिया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं कांस्टेंट, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि के इक्वल टू, के का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बोल देगा तो फिर क्या लिखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड के का मान क्या होता है बोल देगा तो क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10 का पावर 9, करेक्ट। समझ में आ गया। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे दोबारा आप लोग को लिखा देते हैं, क्या है, के का एसआई यूनिट क्या निकल के आया, के का एसआई यूनिट, यूनिट को ही हम मात्रक के फॉर्म
हिंदी में लिखते हैं। करेक्ट, के का एसआई यूनिट क्या हो गया, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9, अभी जस्ट निकाला। एंड इसका मात्रा क्या हो जाएगा एन एम स्क्वायर सी माइनस 2। करेक्ट, ये निकल के आया था। अब देख सकते हैं इसका एसआई यूनिट तो जान लिया, अब सीजीएस यूनिट भी जान लीजिए। के का क्या, के का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होता है। करेक्ट, के का सीजीएस यूनिट देख सकते हैं, के का सीजीएस यूनिट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 एन एम स्क्वायर क्या होता है, पहले यही लिख दीजिए 9 इंटू 10 का पावर 9 एन एम स्क्वायर एंड सी का पावर -2, यानी कि सी को आप नीचे लिख दीजिए, यानी कि सी का स्क्वायर कर दिए। करेक्ट, अब इसमें यहाँ पे एन एम स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर को मान बैठाइए, तब जाके निकल के आ जाएगा हमारा सी जी एस मात्रा। करेक्ट, अब देख सकते हैं यहाँ पे 1n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1n इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन हो जाता है। करेक्ट दोस्तों, 1n इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन हो जाता है। एंड 1m इक्वल टू कितना होता है 100 क्या होता है सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। करेक्ट दोस्तों, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। एंड सी यानी कि 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 10 का पावर 9, ये तो पता ही होगा 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 का पावर 9 होता है। करेक्ट, अब यहाँ पे सेम यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। करेक्ट, ये जो वैल्यू निकल के आया है अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9, ये तो सेम लिखा जाएगा। एंड यहाँ पे एम 1n इक्वल टू 10 का पावर 5 लिख दीजिए, 10 का पावर 5 m का स्क्वायर 1m हमारा निकल के आ गया 100, तो m का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए। थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो फिर यहाँ पे लिख दीजिए इंटू क्या है m के जगह पे क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। करेक्ट, 10 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, ये तो हमने m का वैल्यू पुट किया, लेकिन यहाँ पे m का स्क्वायर है, इसका m का वैल्यू अगर 10 का स्क्वायर देख सकते हैं, लेकिन 10 का स्क्वायर का भी स्क्वायर यहाँ पे पुट करने बोला है। करेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब नीचे में आ जाएगा क्या c का स्क्वायर, तो फिर c क्या निकल कर आया 3 इंटू 10 का पावर 9, तो फिर लिख दीजिए 3 इंटू 10 का पावर 9 इसका पूरा का स्क्वायर। करेक्ट, अब यहाँ पे इसे वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए, तो फिर निकल के आ जाएगा हमारा सीजीएस मात्रा किसका के का। करेक्ट, तो फिर चलिए यहाँ पे सॉल्यूट करते हैं। करेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 लिख लीजिए, 9 इंटू 10 का पावर 9 से तो सेम लिख लीजिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 2 का पावर 2। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं 10 का पावर 2 का पावर 2, यहाँ पे ऐसा यदि रहता है तो फिर क्या किया जाता है बताइए। देख सकते हैं a का पावर क्या है बताइए, a का पावर यदि x का पावर y ऐसा फॉर्म में यदि रहता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं बताइए, इसको हम करते हैं a का पावर x प्लस y ऐसा करते हैं। करेक्ट, तो फिर यहाँ पे सेम वैसा ही कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा 10 का पावर 2 प्लस 2, तो फिर नीचे क्या आ जाएगा बताइए, नीचे क्या आ जाएगा, ये तो 10 का पावर 2 प्लस 2 हो गया। एंड नीचे में अब इसे सॉल्व कीजिए तो फिर क्या हो जाएगा 3, यह जो स्क्वायर है ये 3 में भी होगा एंड 10 का पावर 9 में भी स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9 एंड इंटू में 10 का पावर सेम वैसा ही 10 का पावर 9 का पावर 2 है, तो फिर इसको भी ऐड करना पड़ेगा इसी तरह, तो फिर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2। करेक्ट, तो फिर यहाँ पे नीचे क्या निकल के आ जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 से तो सेम लिखना होगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू यहाँ पे देख सकते हैं 10 का पावर 5 है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का पावर 2 प्लस 2 4 एंड यहाँ पे देख सकते हैं फिर से वही आया 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 4 क्या हो जाएगा 10 का पावर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है 10 का पावर ऐड हो जाता है इंटू में। करेक्ट, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 एंड नीचे में बच जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9 प्लस 2
11 होता है। करेक्ट। इसको आप ऐसा करने के बजाय इसको आप एक और मेथड में भी कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन करने में आसान हो जाए। इसको क्या कर सकेंगे बताइए। देख सकते हैं यहाँ पे 10 का पावर 9 का पावर 2 है। करेक्ट। यहाँ पे 3 का पावर 2 को हम 9 में लिख लिए, कन्वर्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पे 10 का पावर 9 का स्क्वायर यानी कि 10 का पावर 9 यहाँ पे फिर से इंटू हो जाएगा। यहाँ पे और एक लिखिए 10 का पावर 9, इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको बताइए। नहीं तो फिर यहाँ पे सेम वही लिखिए 10 का पावर 9, इसे ही लिख दीजिए दोस्तों 10 का पावर 9, फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू लिखिए, फिर यही लिखिए 10 का पावर 9। करेक्ट। अब देख सकते हैं आगे क्या होगा। इक्वल टू लिखिए 9 इंटू 10 का पावर 9, सेम यही 10 का पावर 9 इंटू में देख सकते हैं 10 का पावर 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 का पावर 9। करेक्ट। एंड नीचे में भी सेम क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9, 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर 9, 10 का पावर 9। देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी ऊपर नीचे कट रहा है, तो फिर क्या बच जाएगा 1 बच गया। तो हमारा के का CGS मात्रक क्या निकल के आया, के का CGS मात्रक इक्वल टू 1 क्या होता है दोस्तों, के का CGS मात्रक 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय स्टेट स्क्वायर। करेक्ट। 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय स्टेट स्क्वायर, ये होता है दोस्तों। करेक्ट। अब देख सकते हैं अगला जो कि क्या है, के की माध्यम, हमारा के का CGS मात्रक निकल गया। अब आगे क्या है, के की माध्यम पर निर्भरता, के की माध्यम पर निर्भरता क्या होता है। करेक्ट दोस्तों। अब इस पर जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अभी जस्ट निकाला। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, के कांस्टेंट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कूलम्ब लॉ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है निर्वात यानी कि हवा में, यहाँ पे निर्वात यानी कि हवा में के इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0। करेक्ट होता है, जो कि ये रहा हमारा के इक्वल टू, इसे भी हमने आपको बता दिया था कि के इक्वल टू 1/4πε0 होता है। अब देख सकते हैं एफ यानी कि फोर्स जब एयर में रहेगा, फोर्स जब किस में रहेगा, एयर में रहेगा, तो 1/4πε0 सेम इसके जगह के जगह 1/4πε0 पुट कर दीजिए। करेक्ट। क्योंकि यही हमारा कूलम्ब लॉ किसमें, ये हवा निर्वात में निर्भर कर रहा है, तो फिर इसलिए एफ एयर इक्वल टू 1/4πε0 एंड इंटू में हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई में आर का स्क्वायर। करेक्ट। ये रहा हमारा एफ एयर में, एंड हम और एक निकालेंगे एफ माध्यम में। करेक्ट दोस्तों। एफ एम का मतलब क्या है, ये माध्यम है दोस्तों, माध्यम में। करेक्ट। एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε, यहाँ पे एम, यहाँ पे नोट लिखते हैं, एंड ये इसे क्या है एफ एम, एफ माध्यम में, ये एप्सिलॉन है दोस्तों। करेक्ट। यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिख भी सकते हैं दोस्तों, इसे यहाँ पे ई लिख के 0, ये जो 0 लिखा दे रहा है ना, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। इसे एप्सिलॉन नॉट से कहते हैं। एंड ई लिख के एम, इसे क्या कहते हैं, इसे माध्यम में कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसे माध्यम। करेक्ट। एप्सिलॉन माध्यम में कहते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 1/4πε0 ये इंटू हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाई में आर का स्क्वायर। सेम यहाँ पे के जगह यहाँ पे 1/4πε पुट किया गया। करेक्ट। और ये तो सेम है। करेक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम इक्वेशन 1 एंड इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। करेक्ट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अब क्या होता है दोस्तों बताइए। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में अब देख सकते हैं एफ एयर, यहाँ पे देख सकते हैं एफ एयर है, एंड डिवाइड में करेंगे एफ एम यानी कि एफ माध्यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 लिख लीजिए दोस्तों।
1/4πε0 इंटू, पहले इससे क्यों लिखिए Q1 इंटू Q2, बाई में क्या है r का स्क्वायर है। सेम नीचे में अब लिखिए 1/4πε0 इंटू में क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2, बाई में क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। करेक्ट, देख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारा 1/4πε0 एंड 1/4πε0 कट हो गया, तो फिर क्या बच गया। देख सकते हैं दोस्तों, जब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एयर। करेक्ट दोस्तों, एफ एयर बाई में हो जाएगा एफ एम, यानी कि एफ माध्यम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई, पहले एफ एयर को लिखिए 1/4πε, क्या है ε0, एयर में क्या होता है ε0, एंड इंटू में क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 एंड बाई में क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। ये रहा हमारा एफ एयर का, एंड बाई कर दीजिए, उसका लिखिए एफ एम का। अब लिखिए क्या हो जाएगा एफ एम का 1/4πε0m। करेक्ट, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एफ एम है एंड यहाँ पे एफ नॉट है। करेक्ट, एंड इधर तो सेम हो जाएगा Q1 इंटू Q2 एंड बाई में r का स्क्वायर। देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या, ये Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर एंड Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, तो कट गया, तो फिर बचा क्या, ये बच गया। तो फिर चलिए लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एयर एंड नीचे में एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे लिखिए 1/4πε0 इंटू, जब देख सकते हैं ये तो नीचे में है 1/4πε0, तो फिर इसे अब ऊपर लेते जाइए, तो फिर ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा, ये पलट जाता है दोस्तों। तो फिर 4πε0 को हम 4πε0m को हम ऊपर लिखेंगे एंड नीचे में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1। करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देख सकते हैं यहाँ पे 4π और 4π तो कट गया, तो फिर हमारा क्या बच गया एफ एयर बाई में एफ एम इक्वल टू हमारा बच गया 1 बच गया। क्या बच गया यहाँ पे, ये जो 1 नज़र आ रहा है ये 1 बच गया एंड बाई में हो जाएगा ये ε0। करेक्ट, ये ε0 बच गया एंड इनटू में इधर क्या बच गया, इधर ई एम एंड बाई में 1। करेक्ट दोस्तों, एंड देख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एम, ई माध्यम बाई ε0। ये हमारा बच के आ गया, क्या बच के आ गया एफ एयर बाई एफ एम इक्वल टू क्या निकल के आ गया, सॉरी दोस्तों, ई एम बाई ε0, ये निकल के आ गया हमारा आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे जो ई एम निकल के आया, ये ई एम क्या होता है दोस्तों बताइए, एक बार फिर बता देता हूँ। ये जो ई एम होता है ये क्या होता है, किसकी विद्युतशीलता होता है, ये माध्यम की विद्युतशीलता होता है दोस्तों। एम मतलब माध्यम, याद रखिएगा, ये किसकी विद्युतशीलता होता है, माध्यम की विद्युतशीलता होता है। करेक्ट दोस्तों, एंड ये जो E0 यानी कि इसे ε0, ये किसका विद्युतशीलता होता है बताइए, ये जो होता है ये एयर यानी कि निर्वात का विद्युतशीलता होता है, ये निर्वात का विद्युतशीलता होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे एफ एयर बाई में क्या है एफ एम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बताइए, इसे हम यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो एफ एयर बाई एफ एम को हम लिख सकते हैं ई आर। करेक्ट, ई आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर ई आर हमारा क्या निकल के आया ई एम बाई में E0, ये निकल के आया। ये रहा हमारा एक और फॉर्मूला जो कि हमारा ई आर। करेक्ट दोस्तों, ई आर ग्रेटर देन एंड इक्वल देन किसका होता है, 1 का होता है, 1 से बड़ा होता है एंड 1 के बराबर भी होता है दोस्तों। एंड देख सकते हैं ई आर इक्वल टू 1, ये वायु होता है। करेक्ट, एंड ई आर इक्वल टू ε0, सेम यही चीज़ को यहाँ पे दोहराया गया है। करेक्ट, यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, ε0 नहीं दोस्तों, इन्फिनिटी, यानी कि ई आर इक्वल टू बहुत सारा 1 2 3 4 होते रहेगा दोस्तों। ये किस में आएगा, धातु में आएगा दोस्तों। करेक्ट, ये धातु में आता है। अब देख सकते हैं आगे का टॉपिक है, क्या है कूलाम बल का सदिश निरूपण। अब देखते हैं दोस्तों कूलाम बल का सदिश निरूपण। देख सकते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा देख सकते हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ग्राफिक में आपको समझाने का प्रयास करूंगा।
ये रहा y एंड ये रहा x, करेक्ट। ये पॉइंट रहा Q2 एंड ये पॉइंट रहा Q1। देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा क्या, ये रहा 0 एंड यहाँ पे जब हम इसे यहाँ से मिलाने का कोशिश करेंगे तो फिर ये हमारा जो रेट क्या है दूरी हो जाएगा R2 यानी कि R2 वेक्टर एंड इसकी दूरी हो जाएगा, अब इससे O की दूरी क्या हो जाएगा R1 वेक्टर, करेक्ट। एंड देख सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसे डॉट 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 में मिलाएंगे एंड ये हो जाएगा, इसकी दूरी क्या हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगा R21, ये 2 रहा एंड ये 1 रहा, इसकी दूरी हो जाएगा R21 वेक्टर। एंड जब इसे आगे की ओर ये आ जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं ये आगे की ओर इस प्रकार आता है एंड ये इस प्रकार आता है, करेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, जब ये इस प्रकार इधर आता है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोर्स जब बल लग के यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है, इधर एक आता है एंड एक इधर ये वाला भागता है, करेक्ट। यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे क्या लग जाएगा, फोर्स हो गया दोस्तों ये। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे R1 क्या है, R1 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे R1 वेक्टर को हम लिखते हैं आवेश Q1 की स्थिति सदिश है। ये क्या है, आवेश Q1 क्या है दोस्तों, ये आवेश Q1, ये Q1 आवेश है दोस्तों, करेक्ट। ये क्या है, आवेश Q1 की स्थिति सदिश है दोस्तों, की स्थिति सदिश है, करेक्ट दोस्तों। एंड R2 क्या है, ये R2 ये Q2 की स्थिति सदिश है, सेम वही। ये R2 क्या है, ये आवेश Q2 की स्थिति सदिश है, करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, बोलिए। अब R1 R2 तो हो गया, अब क्या, अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को अब एक साथ लिखे, यानी कि R12, पहले R12 का वेक्टर कीजिए, क्या होता है R12 का वेक्टर आवेश Q1 की स्थिति सदिश Q2 के सापेक्ष, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे आवेश क्या होगा, आवेश Q1 की स्थिति सदिश, क्योंकि 1 पहले आया है इसीलिए दोस्तों, आवेश Q1 की स्थिति सदिश, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। आवेश Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, बोलिए, Q1 की स्थिति सदिश यहाँ पे Q2 के सापेक्ष बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे R12 बोलता है, यहाँ पे किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। सेम उसी तरह यहाँ पे अब R21 का वेक्टर भी करेंगे। R21 का वेक्टर क्या होगा, पहले 2 यानी कि आवेश Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, बाद वाला यानी कि 1 के सापेक्ष, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवेश Q2 की स्थिति सापेक्ष, Q2 की स्थिति सापेक्ष, सॉरी दोस्तों, आवेश Q2 की स्थिति सदिश, आवेश Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष, करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं R12 एंड R21 तो हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं विपरीत, ये जो F फोर्स लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये फोर्स क्या है, ये F12 फोर्स है, करेक्ट दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ये विपरीत फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा F21 इक्वल टू माइनस F12, ये तो विपरीत फोर्स लग रहा है, करेक्ट दोस्तों। एंड यहाँ पे जो R12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। अब देखते हैं दोस्तों, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि F21, पहले F21 पर नजर डालें। F21 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बताइए। F21 इक्वल टू क्या होता है, F21 इक्वल टू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 एंड पाई में क्या होता है, R का स्क्वायर, कोई दिक्कत, एंड इंटू में हो जाएगा R वेक्टर 2 1, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे, करेक्ट। एंड नीचे अब 2 1 हो गया, अब 1 2 कीजिए, F12 का वेक्टर क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2, करेक्ट। एंड बाई में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, इसे इंटू में R वेक्टर 1 2, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2, करेक्ट।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन 1 है एंड 2 है, करेक्ट दोस्तों, ये इक्वेशन 1 एंड 2 ये कूलाम बल, कौन सा बल, कूलाम बल का सदिश निरूपण करता है दोस्तों, का क्या करता है, सदिश निरूपण करता है, सदिश निरूपण करता है, करेक्ट दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, R12, करेक्ट दोस्तों, R12 का वेक्टर जो ये R12 है ना, वो R12 का वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं R12, ये जो R21 है ना, वो R12 के विपरीत होता है दोस्तों, करेक्ट दोस्तों। तो विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं बताइए, विपरीत दिशा में हम माइनस का प्रतीक लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R12 का वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा R माइनस का R वेक्टर 21, करेक्ट। अब इक्वेशन 1 ये जो है ना R वेक्टर 1 2, इसे हम कहाँ पे रखेंगे, R वेक्टर 1 2 को हम इक्वेशन कौन सा में रखेंगे, इक्वेशन बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं इसे इक्वेशन 2 में रखेंगे, करेक्ट दोस्तों, इसे इक्वेशन 2 में रखेंगे R12, क्योंकि यहाँ पे R12 है। अब देख सकते हैं R12 इक्वेशन 2 में रखने पर, करेक्ट, 2 में रखने पर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, F12 का वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 एंड बाई में R का स्क्वायर इंटू R वेक्टर 1 2, करेक्ट। अभी मैंने रखा नहीं हूँ, अब रखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई में R का स्क्वायर एंड इंटू में R12 रखिए, यहाँ पे R12 का जगह क्या है, माइनस R21, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस R21, करेक्ट। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को आगे लाइए, यानी कि माइनस के इंटू Q1 इंटू Q2 एंड बाई में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर एंड इंटू में R वेक्टर 21, ये हो जाएगा हमारा इस F12 का वेक्टर का सही फॉर्मूला। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक नोट के रूप में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कूलाम बल, क्या, कूलाम बल गति तृतीय नियम का पालन करता है, ये कूलाम बल गति तृतीय नियम का पालन करता है दोस्तों, कौन से नियम, तृतीय नियम का पालन करता है, करेक्ट, तृतीय नियम का पालन करता है गाइज। ये हो गया दोस्तों हमारा इस कूलाम के नियम का सही मेथड, करेक्ट दोस्तों। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए दोस्तों, प्लीज़।